जैसा कि हम कल बात कर रहे थे सार्वजनिक व्यय के बारे में, तो उसमें बहुत सारे तथ्यों को हमने समझा। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि निजी और सार्वजनिक व्यय में क्या अंतर होता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो देखिए, जैसे प्रत्येक देश में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके ही आर्थिक विकास को लाने के प्रयास किए गए हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा ये भी विचार करना पड़ेगा कि निजी और सार्वजनिक व्यय में क्या अंतर देखने को मिलता है दोनों के बीच। तो यहाँ सबसे पहली बात हम लोग लेकर के चलें तो दोनों के उद्देश्य के अंतर को समझें कि दोनों का उद्देश्य क्या है, अर्थात डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या देखने को मिलता है। तो निजी व्यय का कार्यक्षेत्र जो है और उद्देश्य वो सीमित होता है, उसकी एक लिमिटेशन होती है, और वह स्वयं के द्वारा जो व्यय किया जाता है वो परिवार के सदस्यों पर ही व्यय किया जाता है। जबकि सार्वजनिक व्यय में हम लोग व्यापक कार्यक्षेत्र को सम्मिलित करते हैं और सरकार को उदार व्यय नीति अपनानी पड़ती है, अर्थात व्यक्तिगत व्यय का उद्देश्य अल्पकालीन होता है जबकि सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य दीर्घकालीन होता है। तो दोनों के उद्देश्य में पहला अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो मितव्यता की बात आती है, दूसरा पॉइंट भी लेकर के चलें तो मितव्यता अर्थात इकोनॉमी क्या है उसमें। तो सार्वजनिक व्यय की अपेक्षा निजी व्यय में मितव्यता पर अधिक ध्यान दिया जाता है कि सारे काम मितव्यता से किए जाएं और जहां जिसकी ज़रूरत है खर्च करने की तभी खर्च किया जाए। तो प्राय अक्सर ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति त्याग करके आय प्राप्त करता है, अर्थात मेहनत करता है तब उसे आय प्राप्त होती है, और उसका व्यय भी बहुत सोच समझ कर करता है। व्यक्ति अपने व्यय से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने की कोशिश करता है तथा अपने व्यय को इस तरीके से व्यय करता है कि उसे सभी वस्तुओं पर व्यय करने से सीमांत उपयोगिता बराबर मिले। इसके विपरीत जब सरकार को आय प्राप्त करने में व्यक्ति की तरह त्याग व कष्ट नहीं उठाना पड़ता है, अर्थात उसका व्यय भी बिना सोचे समझे हो जाता है। कभी कभी सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी बड़े पैमाने पर व्यय कर देती है, भले ही यह उसकी फिजूल खर्ची ही क्यों ना हो, लेकिन उसे राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करने जिन उद्देश्यों की पूर्ति करनी है इसलिए वो फिजूल खर्ची भी कर देती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति व्यय करते समय मितव्यता को ध्यान में रखता है जबकि सरकार उसका ध्यान नहीं देती है। नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे हम लोग बात करें तो आय और व्यय का समायोजन की बात भी सामने आती है, अर्थात एडजस्टमेंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो निजी व्यय अक्सर जो है आय के अनुसार किया जाता है और ये सत्य भी है, जबकि सार्वजनिक व्यय राज्य की आय पर निर्भर करता है। निजी व्यय के संबंध में ऐसा मानते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं उतने पाँव पसारिए जितनी लंबी सौर वाली कहावत है, अर्थात कपड़े के अनुसार ही कोट को काटना चाहिए, ऐसी मान्यता रहती है। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ। अब यह कहावत सार्वजनिक व्यय पर लागू नहीं होती क्योंकि सार्वजनिक व्यय में सबसे पहले होने वाले व्यय का अनुमान लगाया जाता है और उस व्यय की पूर्ति के लिए आय के साधनों की खोज की जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करके चलें तो लोच के अंतर की बात भी सामने आती है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ इलास्टिसिटी। तो निजी व्यय में लोच अधिक होती है, व्यक्ति अपने व्यय को आय के आधार पर कम कर सकता है और अधिक कर सकता है। इसके दूसरे पक्ष में हम लोग लेकर के चलें तो सार्वजनिक व्यय में लोच का अभाव पाया जाता है, अर्थात उस व्यय को घटाना बढ़ाना संभव नहीं होता है। इसी प्रकार जहाँ निजी व्यय में अनिवार्यता नहीं होती है वहाँ सार्वजनिक व्यय में अनिवार्यता का गुण देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करके नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे इन नियंत्रण का अंतर भी देखने को मिलता है, डिफरेंस ऑफ कंट्रोल की बात भी सामने आती है। तो निजी व्यय में किसी भी प्रकार का बाहरी नियंत्रण नहीं होता है, केवल व्यक्ति का ही नियंत्रण होता है, बना रहता है। लेकिन सार्वजनिक व्यय पर संसद का और उधर आपके जो है ऑडिट का अर्थात अंकेक्षण का पूर्ण नियंत्रण बना रहता है। सरकार को प्रत्येक व्यय का हिसाब देना होता है। व्यक्ति
हिसाब देने को बाध्य नहीं होता है। अर्थात इस प्रकार जहाँ निजी व्यय में व्यक्ति को स्वतंत्रता रहती है, वहीं सार्वजनिक व्यय स्वतंत्रतापूर्वक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम लोग बात लेकर के चलें तो ये प्रभाव का अंतर भी देखने को मिलता है, डिफरेंस ऑफ इफेक्ट्स। तो निजी व्यय का जो प्रभाव है वो सीमित होता है, जबकि सार्वजनिक व्यय का प्रभाव व्यापक होता है। तो यहाँ निजी व्यय यदि सफलतापूर्वक न किया जाए या उसमें थोड़ी सी लापरवाही बरती जाए तो इसका प्रभाव व्यक्ति विशेष पर पड़ता है, अर्थात उसके परिवार पर भी देखने को पड़ता है। लेकिन सार्वजनिक व्यय का यदि सतर्कतापूर्वक प्रयोग ना किया जाए तो उसका प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ता है, देश के आर्थिक विकास पर पड़ता है। यदि सरकार निरंतर अर्थात लगातार इसको जो है अनुत्पादक कार्यों पर ही व्यय करती है तो उससे देश की अर्थव्यवस्था अति व्यस्त होकर नागरिक का जीवन स्तर भी गिरता महसूस होता है। नेक्स्ट इसके बाद भी हम लोग ये थोड़ा सा और भी देखें तो कार्यक्षेत्र में भी अंतर देखने को मिलता है। तो निजी व्यय का जो कार्यक्षेत्र है वो सीमित होता है, और जबकि सरकार के व्यय का कार्यक्षेत्र परिस्थितियों के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो व्यक्ति अपने कार्यों को सीमित कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है अपने व्यय में, ठीक है, और जबकि सरकार अपने व्ययों में आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी इसको शामिल कर लेती है। तो इस प्रकार से ये दोनों की स्थितियों को देखा जाए, अर्थात प्राइवेट और पब्लिक एक्सपेंडिचर को देखा जाए तो उतना ही अंतर है जितना कि व्यक्तिगत और सामाजिक व्यय में देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण कौन कौन से हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ये भी एक बिंदु विचारणीय माना जाता है। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं कि वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों में सार्वजनिक व्यय में जिसे कहना चाहिए कि आशा से ज़्यादा अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। और 19वीं शताब्दी के बाद से शताब्दी में जर्मन के अर्थशास्त्री हुए वैगनर ने राजकीय क्रियाओं में वृद्धि के नियम को बनाया, और इसमें ये बताया गया गत वर्षों में सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पर और जन कल्याण के क्षेत्रों में लेकर के चलें तो इतना अधिक कार्य करने का प्रयास किया है कि सरकार का व्यय पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ गया है। और इससे जो है क्या है कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना ही इसको कुछ कारणों से इस प्रकार भी स्पष्ट किया जा सकता है कि सरकार सार्वजनिक व्यय क्यों न करे, क्योंकि उसके जैसे अभी हम बात कर रहे थे राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर के भी बात सामने आती है। और इसके साथ साथ कुछ कारण ऐसे भी हैं हमारे सामने जो कि सार्वजनिक व्यय हमको सरकार को करना ही होगा। जैसे हम लोग बात करते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, हम लोग सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, हम लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, और कुछ अन्य कारण भी मान सकते हैं। तो आर्थिक कारणों की बात लेकर के यदि हम लोग चलें, आर्थिक इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात भी लेकर के चलें, तो यहाँ सबसे बड़ी बात ये आती है कि जैसे आर्थिक फैक्टर में किस किन किन चीज़ों को शामिल किया जाए। तो यहाँ सबसे पहली बात आती है जैसे उद्योगों की स्थापना की बात भी आती है, सबसे बड़ा कारण तो यहाँ आता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की बात आती है। तो सरकार के द्वारा उद्योगों का समाजीकरण कह रहे हैं एवं राष्ट्रीयकरण प्रारंभ कर दिया गया, जिससे सरकार को व्यापक धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में देनी पड़ती है। और भी देखा जाए तो समाजवादी अर्थनीति से प्रभावित राज्य जो है अधिकाधिक उद्योगों को अपने हाथ में ले लेते हैं और स्वयं बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना करते हैं। तो जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना इतना अधिक नहीं होता जितना कि जन समुदाय की सुरक्षा की बात करते हैं हम लोग, और सेवा करना माना जाता है। तो इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के भारत सरकार ने बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया, ठीक है। तो बैंक के द्वारा निर्धनतम वर्ग को सहायता देने से उत्पादन और उत्पादकता में आशातीत वृद्धि भी हमें देखने को मिली है। दूसरी बात हम लोग भी बात करें कि इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है कि व्यय क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। तो राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से करदान क्षमता में बढ़ोतरी हुई और सरकार को भी व्यय करने में प्रोत्साहन मिला, ठीक है। तो इससे व्यय एक ओर तो व्यक्ति की करदेय क्षमता बढ़ी और दूसरी ओर सरकार को व्यय करने की शक्ति में भी बढ़ोतरी हुई।
नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे हम लोग लेकर के चलें तो आर्थिक स्थायित्व की बात भी हमारे सामने आती है, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की बात, स्टेबिलिटी की बात आती है। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति में सार्वजनिक व्यय को नियंत्रित किया जा सकता है एवं मुद्रा संकुचन के समय इसमें वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में स्थायित्व लाया जा सकता है। ठीक, तो देश की अर्थव्यवस्था में तेजी व मंदी के कारण उच्चावचन आते रहने से, जैसे हम लोग बात कर रहे थे पिछले टर्म पे भी, रहने से उसमें स्थायित्व लाने के लिए सरकार को सार्वजनिक कार्यों पर अधिकाधिक मात्रा पर व्यय करना होता है, जिससे कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है, वृद्धि हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट बात भी हम लोग करें तो आर्थिक सहायता की बात भी करते हैं, इकोनॉमिक असिस्टेंस की बात भी आती है। तो आज राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग भी बढ़ता जा रहा है। तो आपसी सहयोग बढ़ने से प्राय विकसित राष्ट्र जो है विकासशील राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देने का कार्य भी करते हैं। तो इसके अतिरिक्त अल्प विकसित राष्ट्र अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार पिछड़े हुए राष्ट्रों को सहायता देते आ रहे हैं। तो ये भी एक इस प्रकार की सहायता की राशि बहुत बड़ी होती है। नेक्स्ट हम लोग लेकर के चलें तो विकास कार्यक्रम की बात भी आती है, डेवलपमेंट प्रोग्राम की। तो देश के आर्थिक विकास के लिए नियोजन की सहायता से विकास कार्यक्रम बनाए गए और जिससे व्यय का अधिकांश भाग योजना के निर्माण में व क्रियान्वयन में व्यय होता जा रहा है। ठीक है, तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के कारण सार्वजनिक व्यय में अधिक बढ़ोतरी हुई। और इसके साथ भी हम लोग लेकर के आगे चलें तो उत्पादकों को सहायता की बात भी सामने आती है, हेल्प टू प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ देश के विकास के लिए जब विकास करना है तो सरकार के द्वारा किसानों को, उद्योगपतियों को पर्याप्त मात्रा में ऋण देना है, दान देना है और सहायता देना आदि प्रदान किए जाते हैं, जिससे सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। तो आर्थिक सहायता प्रदान करना सरकार के लिए आवश्यक है। तो और इसी कारण से सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी होती चली गई। दूसरा एक स्थिति और भी आती है हमारे सामने कि मूल्यों में वृद्धि की बात भी आती है, राइज इन प्राइसेस। तो विश्व के प्राय सभी राष्ट्रों में मुद्रास्फीति दर बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक है, यह भी सरकारी व्यय में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया है। तो और समयानुसार वेतनभोगियों के अनुसार उनका भी जो है वेतन वृद्धि की, सरकारी व्यय में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण बनता चला जा रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट कारण हमारे, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, सामाजिक कारण भी है हमारे सामने। तो सामाजिक कारणों के रूप में लेकर के चलें तो हमारे सामने सबसे बड़ी बात तो आती है कि सामाजिक सुरक्षा और सेवाएं की बात आ रही है, सोशल सिक्योरिटीज़ एंड सर्विसेज की बात भी हमारे सामने आ रही है। तो यहाँ हम लोग लेकर के चलें तो कल्याणकारी राज्यों की स्थापना में करने से सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा के कार्यों पर अधिकाधिक व्यय किया जाने लगा है और ध्यान भी दिया जाने लगा है, जिससे सार्वजनिक में बढ़ोतरी हो गई है। दूसरी बात हम लोग बात करें तो जनसंख्या में बढ़ोतरी की बात भी सामने, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जिस प्रकार एक व्यक्ति के परिवार का आकार बढ़ जाने से उसका व्यय भी बढ़ता चला जाता है, ठीक उसी प्रकार देश की जनसंख्या में वृद्धि होने पर सार्वजनिक व्यय या सरकारी व्यय का बढ़ना भी स्वाभाविक होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि भारत की जनसंख्या भी इस विषय में बहुत आगे बढ़ती चली जा रही है, तो सार्वजनिक व्यय भी बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ ही हम लोग बात करें कि राजनीतिक कारण भी लेकर के चलते हैं। राजनीतिक कारण के लेकर के चलें तो सबसे पहली बात आती है सुरक्षा व्यय में बढ़ोतरी। ठीक है, इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो इसकी वजह आज का मानव इतना जहरीला इंसान बन चुका है कि विश्व की शांति की आड़ में विश्व का प्रत्येक देश अपनी सैन्य शक्ति को निरंतर बढ़ाने में जुटा हुआ है और ताकि समयानुसार अपनी सीमाओं का विस्तार कर सके या विदेशी आक्रमणों से अपनी रक्षा कर सके। तो देश में शांति बनाए रखने के लिए सरकार को सुरक्षा पर अधिकाधिक मात्रा में राशि व्यय करनी पड़ती है। और इसके बाद भी हम लोग चलें, एक पॉइंट ये भी आता है प्रजातांत्रिक आधार हम लोगों के हैं, डेमोक्रेटिक बेस है। तो जनता में प्रजातांत्रिक भावना बढ़ती जा रही है और जिससे अनेक प्रकार के चुनाव आदि पर अधिक धन व्यय किया जाता है, जैसा हम लोग देख रहे हैं। तो सरकार का शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सामाजिक कार्यों पर भी व्यय बढ़ गया है, जिससे सार्वजनिक व्यय में निरंतर बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, स्थानीय समस्याएं भी हो सकती हैं, या हम लोग बात करते हैं कुछ दोषपूर्ण व्यवस्था भी हमारे यहाँ पर इस तरीके की हैं जिससे कि सार्वजनिक व्यय बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा एक स्थिति ये भी आती है कि मंदी काल का दौर भी हमारे सामने देखने को मिलता है। ठीक है,
और एक और बात भी लेकर के चलें कि जैसे कहना चाहिए सामूहिक संतुष्टि के लिए भी सरकार को सार्वजनिक व्यय करना होता है, बिजली पानी की सुविधाएं ये सब पे व्यय करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं, अर्थात इससे स्पष्ट है कि पिछले वर्षों में सार्वजनिक व्यय में हम लोग देखें उसको बजट व्यवस्था को, तो उसमें सार्वजनिक व्यय में अत्यधिक वृद्धि हो रही है और भविष्य में भी इससे बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि अधिकाधिक सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रदान की जाती रही हैं। तो कभी कभी ये भी प्रश्न किया जाता है कि सार्वजनिक व्यय को किस सीमा तक बढ़ाया जाए और या राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत भाग सरकार के द्वारा व्यय किया जाए। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर देना भी बहुत मुश्किल महसूस होता है, क्योंकि सार्वजनिक व्यय अधिकाधिक आज के वर्तमान दृष्टिकोण को देखते हुए अधिकाधिक मात्रा में बढ़ता चला जा रहा है। यही इसके मुख्य कारण हैं। इससे आगे नेक्स्ट